Good morning, students, and welcome to learning classes. And today we are going to start second part of the chapter 17 solar system. ओके, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम की वीडियो पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। आज हम वीडियो में पार्ट 2 सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में यानी कि जो सन की पूरी फैमिली है उसी को कहते हैं सोलर सिस्टम, जिसमें कि सन और उसके पूरे जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, उसको ही हम कहते हैं सोलर सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं सन हमारे बहुत ही पास है, जो कि एक तरह से पूरा एनर्जी जो सन के चारों तरफ पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। हमारा सन के चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, अराउंड उसके चलते रहते हैं, और इसी के बेस को ही हम क्या कहते हैं सोलर सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 प्लैनेट हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। 2006 में ये पहले 9 प्लैनेट थे, प्लूटो को लेकिन हटा दिया, ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया, और अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट ही है। ठीक है, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कंटेन किया है कॉमेट्स, प्लैनेट्स और बहुत सारे स्टार्स को ये अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। और उसके बाद इसके पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सभी अपने एरिया पर, अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करते हैं। और उस सबसे पहले हम देखते हैं कि द सन इज नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, यानी कि सन ऐसा स्टार है। स्टार यानी प्लैनेट जो होता है वो क्या करता है, अभी हम देखेंगे कि प्लैनेट के पास अपनी ओन लाइट नहीं होती, वो दूसरे यानी कि दूसरे स्टार्स के लाइट से रिफ्लेक्शन के थ्रू वो शाइन करते हैं। सन जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है, हमारे सबसे नियरेस्ट है, इसीलिए हमें क्या होता है कि इतनी तेज जब सन राइज होता है तो इतनी तेज धूप लगती है, और ये हमारे बहुत पास है। और सिंपल सी बात है, जो सन ही है इसी के थ्रू ही हमारा पूरा जो अर्थ है एक तरह से ये एनर्जी का एक सोर्स है। सिर्फ सबसे जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो हमारा सन है, लाइट का। The sun is the source of almost energy on the earth. अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का सोर्स है, जो लाइट का सोर्स है, वो कौन है? सन है। तो सन जो हमारा, जिसको हम बहुत सारे इसके एजम्पशन है कि इसको आग का गोला भी कहते हैं, ये आग का गोला है, लेकिन ये स्टार्स है जिसके चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। और सन जो है वो एक पूरा अर्थ पर या सभी प्लैनेट्स का जो लाइट होती है वो सन के थ्रू ही होती है। ऑलरेडी हम जानते हैं, इसके पहले पढ़े, मून के पास भी अपनी लाइट नहीं होती, ये सन के रिफ्लेक्शन की वजह से ही क्या करता है, चमकता है। और उसके बाद हम देखते हैं द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जो प्लैनेट होते हैं वो हमें स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। दे मेयरली रिफ्लेक्टेड द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। ये सनलाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि उनके ऊपर पड़ती है। प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। और प्लैनेट की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये अपने एक्सिस पर ही, स्टार्स जो होता है वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा प्लैनेट्स होता है वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है, यानी कि उसी एक्सिस पर घूमता है, इधर उधर कहीं पर घूमता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सैटेलाइट। क्या है? some plants sorry satellite some planets are known to have moon satellite revolving around them. Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite। यानी कि कोई ऐसा प्लैनेट जो कि किसी celestial बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल भी काफी सैटेलाइट्स बन चुके हैं, जो कि मार्स पे सबसे पहले भेजा गया था हमारा मंगलयान, जो कि 2014 में हमारे इंडिया जो है पहला सक्सेस यानी कि पहला अटेम्प्ट किया, जो कि सैटेलाइट वहां पर फिट हो गई है। ठीक है, तो हमने देखा कि सोलर सिस्टम में जो सारे
प्लैनेट्स हैं और सबसे पहला सन, प्लैनेट और सैटेलाइट। अब हम एक एक प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द सन, सन के ये चारों तरफ ये हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। हमने लिख दिया सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो था जो कि अब हट गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी। मरकरी जिसको बुध भी बोलते हैं, ये मरकरी जो होता है ये सन के इतना पास होता है, ये इतना हॉट होता है, इतना गर्म होता है कि इसको ऑब्जर्व करना इजी नहीं है, यानी कि ये उसकी लाइट की वजह से ये ढका रहता है। इसका जब भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या तो सनसेट के बाद कर सकते हैं या सनराइज के पहले, यानी कि सूर्य उगने से पहले या सूर्य को जो भी शाम को सेट होने के बाद, ठीक है, ढलने के बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं होती है, ये इतना गर्म होता है, बुध इतना गर्म होता है, इसके पास कोई अपनी सैटेलाइट्स नहीं होती, कोई मून नहीं होता है और ये इसका ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो पाया है। जब भी इसका थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन हुआ है तो हमें एक वहाँ पर कोई ट्रीज, बिल्डिंग्स इस तरह का चीजों की वजह से वो कुछ भी दिखता नहीं। वहाँ पर एक सन का जो रेज होता है बस उसी तरह का एक चीज दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेनस। यह इसको शुक्र भी बोलते हैं। यह अर्थ का एक नेबर्स है, यानी कि अर्थ के बहुत पास होता है, उसका एक प्लैनेटरी नेबर्स है, यानी कि ये जो प्लैनेट है उसका यह नेवर है, पड़ोसी है। उसके बाद इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये बहुत ज्यादा चमकदार होता है। इन द स्काई, ये हम कभी कभी ये क्या होता है कि जब सन राइज होने से पहले ये स्काई में दिखाई देता है या सनसेट होने के जस्ट बाद दिखाई देता है। इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, लेकिन ये स्टार नहीं है, ये प्लैनेट है, क्योंकि ये रात को भी दिखाई देता है। इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होने के कारण ये ऐसा होता है। उसके पास इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है और इसका जो रोटेशन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, जबकि अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। तो हमने वेनस और मरकरी देख लिया कि मरकरी, बुध और शुक्र कैसे होते हैं। ये बहुत ही ब्राइटेस्ट होता है, चमकता हुआ, जिसको हम इवनिंग या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टार चमकता रहता है। उसके बाद अर्थ आता है। अर्थ के बारे में हम तो फैमिलियर है ही हैं, अर्थ पे हम रहते हैं, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर एक इसेंशियल इन्वायरमेंट होता है, एक बहुत ही जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, सरवाइव करती है। लाइफ सरवाइव करने के लिए यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि सारे एटमॉस्फेयर की जो भी कंपोनेंट्स हैं, गैसेज हैं, मिनरल्स हैं, सारी चीजें यहाँ पर, वाटर है, सनलाइट आता है, एनर्जी है, रोशनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि और प्लेनेट के कंपैरिजन यहाँ पर बेटर है, जिसकी वजह से अर्थ पर ही अभी तक लाइफ लोग सरवाइव कर रहे हैं। उसके बाद द अर्थ हैज ओनली द मून, यानी कि अर्थ के पास एक ही प्लेनेट है, यानी कि जो मून हमारा है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी एक ही सैटेलाइट है। अर्थ को हमें ज्यादा बताना नहीं है, अर्थ हम तीसरा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि जिसपे अर्थ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, एटमॉस्फियर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, जिससे कि आराम से लाइफ सर्वाइव हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा प्लेनेट आता है जिसका नाम है मार्स, जिसको मंगल भी कहते हैं। मंगल ग्रह, प्लेनेट ग्रह, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। इसको ये रेडिश कलर का हमें दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह या रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, इसके पास 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, और उसके बाद अभी मंगलयान भेजा गया जो कि 2013 में भेजा गया था, लेकिन अभी वो 24 सितंबर 2014 में ये सेट हुआ, और पहला इंडिया हमारा पहला अटेम्प्ट
कंट्री बन गई है कि यानी कि उसने पहला मंगलयान वहां पर सेट किया, वो जाकर उसके ऑर्बिट में सेट हो गया और वहां से हमें सारी चीजें बता सकता है, मिल सकता है कि ये सैटेलाइट होता क्यों सेट किया जाता है कि वहां के चीजों को हम देख सके, जान सके, वहां पे कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का सरफेस कैसा है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हम ये सैटेलाइट वहां पर भेजते हैं, उसके ऑर्बिटल में सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति जिसको कहते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा प्लैनेट है, यानी कि सबसे ह्यूज, सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसमें कि 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट प्लैनेट। ये इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ उसके अंदर शिफ्ट हो सकती हैं, आ सकती है। सोचो, अर्थ हमारा जो भी है, अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, जहां भी सारी चीजें, ये इतना बड़ा तो हमारा अर्थ है, लेकिन ये अर्थ से इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ उसके अंदर प्लेस्ड हो सकते हैं। ये इतना ह्यूज जाइंट प्लैनेट है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर टेलीस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। ये अपना, इसके पास नंबर्स ऑफ मून्स हैं, नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, इट्स लार्ज नंबर ऑफ, और अगर हम टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तो 4 सैटेलाइट्स हमें दिखाई देंगे, जो कि इजी वे में हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सैटर्न, जिसको हम सनी बोलते हैं। ये एलोइस कलर का होता है, इसका जो कलर होता है वो अपीयर होता है येलो कलर में, थोड़ा येलो कलर हमें दिखाई देता है। सैटर्न ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटर्न के पास भी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, यानी कि इसके पास भी काफी सैटेलाइट हैं जो इसका अराउंड करते हैं। उसके बाद इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से भी कम होती है, इसीलिए ये पानी पर क्या करते हैं, ये कैरेक्टर इसका इसको यूनिक बनाता है, यानी कि इसकी डेंसिटी इतना कम होने की वजह से ही क्या करते हैं, ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमारे 2 और है, यूरेनस और नेपच्यून, हम उसको देखते हैं। हमने देख लिया जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट थॉट नो सन, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, किसी पर भी पूछा जा सकता है। तो आप इस सारी चीजों को कि क्या इनके यूनिक कैरेक्टर्स हैं, किस लिए ये इतनी यूनिक सिटी अपनी शो करते हैं। अर्थ ऑलरेडी हम जानते हैं, अर्थ के टिल्ट होने की वजह से ही सीजन चेंज होते हैं, जैसे कि गर्मी, ठंडी, जो जितना टिल्ट होती जाती है। और जैसे अर्थ जो है, अर्थ और मून दोनों, जब सन की लाइट जो अर्थ पे पड़ती है और मून पीछे उसके हो जाता है तो मूनर इक्लिप्स होता है, और जब मून की लाइट अर्थ पर पड़ती है, सन की लाइट नहीं पड़ पाती, तो सोलर इक्लिप्स होता है। और इसको आर्यभट्ट ने इसको ऑब्जर्व किया और इन सारी चीजों को बताया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सारी चीजों को आप एकदम प्रॉपर अच्छे से समझ लेंगे कि कौन से प्लेनेट की क्या यूनिक कैरेक्टर्स हैं। मार्स क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, तो मार्स इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। ये इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इसके पास 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट होती हैं। और ये दूसरा ऐसा प्लेनेट है जहां पर भी कुछ सरफेस ऐसे पाए जाते हैं जो जहां पर लाइफ सरवाइव करने के नंबर्स ऑफ चांसेस दिखाई दे रहे हैं, पर अभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन लाइफ में ऐसा, फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी लाइफ सरवाइव हो सकती है, यहाँ पर भी पानी अवेलेबल है। इन सारी चीजों का डिस्कवर हो रहा है, किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। अभी मंगलयान 2 जो बना था वो जा नहीं पाया, वो सेट नहीं हुआ, लेकिन पहला गया, जिसके आधार पर हमें इन सारी नॉलेज मिलती रहती है कि ये दूसरा, अर्थ के बाद ये दूसरा प्लेनेट है जिसके ऊपर। और हमारा तीसरा जो जुपिटर है, ये इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है, इस पे बहुत सारे लोग आराम से रह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जमीन की प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं है, बहुत महंगी हो गई है, कि यहाँ पर अब जमीन कम होती, पॉपुलेशन इंक्रीज करता जा रहा है और कम होता है, लेकिन अगर इस पे लाइफ होती
तो क्या होता कि आराम से सभी लोग लेते, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कुछ हमें पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पर क्या सारी चीजें प्रेजेंट है। इसके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं और जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट का एक मेन जो कैरेक्टर होता है कि प्लैनेट अपने ही एक्सिस पर अराउंड करते हैं, इधर उधर कहीं पर अराउंड नहीं करते। जैसे हमारी अर्थ है अपने ही प्लैनेट पर अपने ही एक्सिस पर ये अराउंड कर रही है, जिसकी वजह से ये सन का चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक साल में ये लगा पाती है 365 या 366 दिन में। और सन के अराउंड की वजह से ही जब ये दूसरी तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर उस अर्थ के उस पार्ट पे जहाँ पर सन की लाइट नहीं पड़ती, रात होता है, और जहाँ जिस एरिया में पड़ती है वहाँ पर दिन होता है। तो ये सारी चीजें सोलर सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कैसे सीजन चेंज होते हैं, कैसे रात और दिन होते हैं, और कौन सा प्लेनेट किस नाम से जाना जाता है, क्या उसके यूनिक कैरेक्टर है। इन सारी चीजों का हमें बहुत ज्यादा इस चैप्टर में ध्यान देना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आपको ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से, इसके बाद हमारे दो और प्लेनेट बचे हैं हमारे, यूरेनस और नेपच्यून, हम उसको देख लेते हैं। सबसे ये दूर के प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों 7वां और 8वां प्लैनेट है जो कि सोलर सिस्टम से बहुत दूर होते हैं। These are the outermost planet of the solar system. ये outermost होते हैं और ये भी क्या करते हैं कि वेनस की तरह ईस्ट से वेस्ट में ये भी अराउंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून, यानी कि ये जो चारों हैं ये सन के बहुत करीब हैं, इसीलिए इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और बाकी जो चारों जुपिटर, सैटर्न, मार्स और नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स, ये यानी कि ये सन से बहुत दूर होने की वजह से इसको हम आउटर प्लैनेट्स, और इसके लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 प्लैनेट्स अपना देखा कि कौन कौन से प्लैनेट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें थी जो कि एक दूसरे से ये अलग थी। ठीक है, उसके बाद सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, इनके अलावा कुछ और मेंबर हैं जो कि सोलर सिस्टम में, उस पूरे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले एस्टेरॉइड, जो हमारा मार्स होता है और जुपिटर होता है, इस तरह से मार्स और जुपिटर सपोज है, इसके बीच में एक बहुत इतना ज्यादा गैप होता है और इस तरह से एक डॉट स्ट्रक्चर बनता है जिसको ये भी राउंड करता है सन के चारों तरफ, जिसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दिस गैप इज ऑक्युपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स that revolves around the sun, these are called asteroid. क्लियर, यानी कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक गैप पाया जाता है और ये भी सन के चारों तरफ अराउंड करता है और इसी को एस्टेरॉइड कहा जाता है। दिस ऑल्सो द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। क्लियर, उसके बाद हमारा आता है कॉमेट। कॉमेट्स इज ऑल्सो द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम, उस हमारे सौरमंडल का यह भी एक मेंबर्स है, पार्ट है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कमेट्स जो कि हमें इस तरह से यानी ब्राइट हेड, चमकता हुआ हेड और एक लंबी टेल के फॉर्म में दिखाई देता है, और ये हेलिकॉम कमेट्स, हेलिकॉमेट्स इसका नाम है, जो कि 76 ईयर के बाद एक बार दिखाई देता है। आफ्टर फिर दूसरी बार ये 76 ईयर के बाद ही दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि जब ये दिखाई देता है तो ये बहुत ही भयभीत हो जाते हैं लोग, लगता है बाढ़ आने वाली, तूफान आने वाला है या कुछ ऐसी आपदाएं होने वाली है, नेचुरल डिजास्टर का ये एक संकेत है। लेकिन रियल में ये कमेट्स होता है ऐसा कुछ होता नहीं है। साइंटिस्ट ने इस चीज को डिस्कवर किया और बताया कि यह भी एक प्रक्रिया है सोलर सिस्टम की, यह ऐसा कुछ नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें एस्टेरॉइड और कमेट समझ में आ गया कि एस्टेरॉइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है और कमेट कैसा होता है। यह भी जब रात होती है तो हमें ये रात में दिखाई देता है।
इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है और इस तरह से हमें ये हेड और टेल के फॉर्म में दिखाई देता है। 76 ईयर में हैले कॉमेट्स एक बार दिखाई देता है। एक बार दिखाई देने के बाद ये 76 ईयर के बाद फिर से दोबारा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। मेटियोर्स क्या होता है? मेटियोर्स आर, जिसको हम शूटिंग स्टार, कभी कभी टूटता हुआ तारा बोलते हैं, है ना। हम उससे विशेष मांगते हैं कि अगर इससे हम अपनी कुछ विशेष मांगे, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे विशेष को पूरी करती हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हमें, जब हम देखते हैं कि एकदम रात हो चुकी होती है, क्लियर स्काई होता है, तो अचानक से हमें एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है और फिर बहुत ही कम सेकंड के बाद ये हमें दिखाई नहीं देता। वही होता है मेटियोर। और ये मेटेरॉइड्स कब कहते हैं कि ये इवेपोरेशन के थ्रू कभी कभी जमीन पर अर्थ से अटैच हो जाता है, अर्थ के इसमें आ जाता है एरिया में, यानी कि जहाँ से अर्थ अपना ग्रेविटी। तो ये साइंटिस्ट वगैरह को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होती है। मैगजीन वगैरह में हम देखते हैं कि हमेशा छपते रहते हैं, दिखते पता चलता रहता है कि ये मेटेराइट इस प्लेनेट से आया हुआ, यहाँ से आया। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि कैसा मौसम होने वाला, क्या बदलने वाला, क्या चीजें होने वाली हैं। तो ये मेटेरॉइड्स की वजह से हमें पता चलता है, जिसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। वही लिखा है, मेटियोर्स आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार। मेटियोर्स को शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। दे आर कॉल्ड मेटियोर्स। मेटेराइट्स रीच द अर्थ इज कॉल्ड मेटेराइट्स, यानी वही मेटियोर्स, उसका जो टेल होता है, अगर वो टूट के जमीन से इसके एरिया में, जहाँ पर ये अर्थ की पूरी एक एरिया है, वहां पर अगर अटैच हो जाता है, कि साइंटिस्ट ऑलवेज अपना काम करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और जैसे ही वो उस पर रिसर्च करते रहते हैं और जैसे मिलता है वो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज, जैसे मौसम के विभाग के बारे में, बारिश कैसी होनी है, इन सारी चीज़ों की वो तुरंत ही जानकारी उसके थ्रू लगाते हैं। मतलब धीरे धीरे पता करते हैं कि आगे कैसा होगा, इन सारी चीज़ों का, ऊपर का मौसम कैसा है, क्या सिस्टम है, इन सारी चीज़ों की वो जानकारी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि हमारे प्लैनेट्स क्या थे और सम अदर मेंबर्स ऑफ अ सोलर सिस्टम, जिसमें कि हमारा एस्टेरॉयड बहुत इंपॉर्टेंट, कमेट्स और मेटियोर्स और मेटियोराइट्स। क्लियर हो गया कि एस्टेरॉयड क्या होता है, कमेट्स क्या होता है, मेटियोर्स और मेटेराइट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाई गई है। उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिफिशियल सैटेलाइट बने हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि आर्टिफिशियल के मीन्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाई गई। ये नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं, ये नेचुरली ये अराउंड नहीं करते, ये आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स के थ्रू वहां पर सेट किए गए हैं सोलर सिस्टम में, जो कि हमें नंबर्स ऑफ हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सबसे पहले आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्ट जो है वो पहली इंडियन सैटेलाइट बनी। उसके बाद सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, कल्पना 1। कल्पना जो बनी हुई है, ये एक लड़की थी कल्पना चावला, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि स्पेस में गई हुई थी, और आते समय उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और वहां पर वो जो जिससे गई थी वो ब्लास्ट हो गया रॉकेट, और उसकी डेथ हो गई, जिसके नाम पर ये सैटेलाइट बनी हुई है। उसके बाद एजोसेट एक्सेट्रा नंबर्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बने हैं, जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दे आर यूज्ड फॉर forecasting weather, transmitting television and radio signal, एक्सेट्रा एंड कम्युनिकेशन। जो हम फोन के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से ही होता है। ये सारी चीजें हमें हेल्प प्रोवाइड करती हैं। जो हमारे टीवी चैनल्स चल रहे हैं, ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं? इसी टेलीस्कोप, जो हमारा सैटेलाइट है, इसी की वजह से हमें सिग्नल मिलता है। मोबाइल का सिग्नल हो गया, रिमोट, जो रिमोट से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। पहले वीडियो में हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि स्टार्स क्या होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरे वीडियो में हमने सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स
के बारे में देखा, सोलर सिस्टम के अदर मेंबर्स क्या थे और उनके क्या इम्पोर्टेंस है। हम जो भी प्लैनेट्स है उसको टेलीस्कोप के थ्रू देखकर, अगर हमें कभी मौका मिलता है तो हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे ये हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि बहुत दूर है। सन हमें दिखाई देता है, मून हमें दिखाई देता है, अर्थ पे हम रहते हैं, लेकिन बाकी जो है वो बहुत दूर हैं, इसलिए हमें टेलीस्कोप के थ्रू दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो जब कभी लाइफ में आपको मौका मिले तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है। लास्ट चैप्टर हमें इस बार नहीं पढ़ना है, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे, बुक पढ़ेंगे, आई होप तो कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है आप अपने डाउट सेशन में उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।